22 इस अप्रैल देश को को खुशहाल एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी। पहलगांव से थोड़ी सी दूर पे वैसारन में जहाँ एक छोटी सी घाटी है, खूबसूरत सी। वहां सैलानी जाते रहते हैं, एंजॉय करते हैं और घूम घाम के कश्मीर की वादियों का मजा लेकर लौटते हैं। पर उनको नहीं मालूम था कल का दिन जो है, हालांकि दिन मंगलवार का था, पर मंगलवार भी कभी इतना बुरा हो सकता है शायद लोगों को अंदाजा नहीं रहा। अचानक 5 लोग आए, लोगों के धर्म पूछे, घूम घूम के सबसे बात की और एक के बाद एक लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारते चले गए। 29 लोग जान गंवा बैठे, कई परिवार टूट गए और कई जो हनीमून पे गए थे उनकी जिंदगी तबाह हो गई। और उन्होंने कहा, खास करके औरतों से, कि हम आपको नहीं मार रहे हैं, आप जाके मोदी जी से कहो कि ये वाकया हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि क्या हो रहा है। भारत के जमीन पर आतंकवादी, कुल 5 आतंकवादी, ज्यादा भी नहीं, आते हैं, घाटी में घूमते हैं, लोगों को मारते हैं और चले भी जाते हैं। और हिंदुस्तान के जगह जगह से आए हुए और 2-4 जो, कोई नेपाल से, कोई इटली से और कहा जा रहा है इसराइल से भी जो लोग एक आध आए थे, वो भी उसमें मारे गए। ये अपने आप में एक सबब है कि अभी तक हमने सुना था कि बांग्लादेश में तो ये होता था कि मजहब पूछ के लोगों को मारते थे। पश्चिम बंगाल में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई, पर अब कश्मीर में भी ऐसी चीजें जब हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें कहीं बाहर से सोच समझ कर ये किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ का हिंदू और यहाँ का मुसलमान अपने आप को अलग अलग समझे। ये बहुत बड़ी चीज है जो हमें पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। पर जिस तरह से आज कश्मीर ने इस पर एक प्रतिक्रिया दी है, एक रिएक्शन दिया है, पूरे कश्मीर वैली में बंद रहा, हर तरह से हर लोगों ने इस घटना की जमकर निंदा की। और एक सवाल जो उठकर खड़ा हुआ, और वो सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं हमारा भी इंटेलिजेंस फेल्योर रहा है और लोकल पुलिसिंग का सबसे बड़ा फेल्योर रहा है। आखिर उस छोटी सी घाटी में 2 खाकी वर्दी वाले भी नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, पुलिस की चूक है। और लोकल पुलिसिंग की जो व्यवस्था है कश्मीर को, वहां से शुरुआत करनी चाहिए सारी चीजों को सही करने की। ये जरूर है कि टेररिस्ट फ्रंट जो है, उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा से है और उन्होंने इसको माना भी है और उन्होंने इस घटना की सारी जिम्मेवारी भी ली है। पाटिल साहब, ये सारी चीजें जो हो रही हैं और हम जिस तरह से इन चीजों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि हमला भी कर दो। तो आपको इस विषय में आप क्या समझते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं हमारी चूक है या हमारे सियासत की कहीं चूक है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो घटना हुई है वहां पर, क्योंकि बेकसूर लोगों की जिस तरीके से जिस दिन उन्होंने चुन के और जिस तरह संदेश दिया है, वो वाकई एक देश के लिए, दुनिया के लिए एक भयभीत पैदा करने वाला वातावरण दिखाने का एक प्रयास हुआ है। आप ये देखिए कि इसमें सियासत की बात करेंगे, आप सुरक्षा की बात करेंगे और एक आम जन की बात करेंगे।
एक आमजन की हमेशा एक इच्छा रहती है कि कम से कम हम जो हमारी शासन प्रशासन है, जो जम्मू कश्मीर की सत्ता है, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है हमारी, वो उनके लिए उन्होंने एक सुरक्षा चक्र उन्हें प्रदान किया है। लेकिन जो वहां पर घटित हुआ, वो ऐसा लग रहा था कि वहां पर सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई है, जबकि आज मीडिया रिपोर्ट में ये आ रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से एक इनपुट था कि वहां कुछ ऐसे घटना हो सकती है। और धर्म को पूछ के इस तरह टारगेट करना, वैसे तो जम्मू कश्मीर का जो 35 साल का जो आतंकवाद का जो यात्रा चल रही है, वहां दुखद यात्रा चल रही है, उसके उसमें अभी तक बहुत कम ऐसे एपिसोड हैं जब उन्होंने पर्यटकों को, तीर्थ यात्रियों को, सैलानियों को टारगेट किया हो। ये उनमें से एक, वो अलग बात है कि पिछले एक साल में 13 महीने में तीसरी घटना होगी है, क्योंकि जून, पहले मई में हुई, जून में हुई, उसके बाद अभी ये हुई है घटना रियासी के बाद। लेकिन इस तरह की घटना होना और धर्म पूछ के इस तरह टारगेट करना, मैंने अभी एक मीडिया बंधु से बात हो रही थी कि पंजाब में जब 80 के दशक में आतंकवाद चल रहा था और चरम पे था पंजाब का आतंकवाद, उसमें इसी तरह बसों से या कोई सार्वजनिक जगह पे जहां लोग जनसमूह होता था, तो वहां पर ये पूछा जाता था कि उनकी निशानियां कुछ, जो निशानी देखकर छोड़ दिया जाता था और निशानी ना होने पर उन्हें मौत के घाट पे उतार दिया जाता। यही संदेश यहाँ पर दिया है। अब ये देखिए कि हमारे दो न्यूली कपल है उसमें, उनमें एक सैन्य अधिकारी हैं जिनके साथ हुआ है, और विदेशी हमारे सैलानी भी हैं उसमें। और वहीं के यदि अब, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे एक ये बहुत तेजी से बात फैल रही है कि वहां पर सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम भी की भी मौत के घाट उतारा गया। उसमें फायरिंग हुई है, उसमें गोली को, ये तो सामने कौन खड़ा है और उसकी रेंज गोली की कहां तक है, लेकिन टारगेट क्लियर है, उनका हिंदू था, इस बात से इनकार नहीं एक किया जा चीज सकता। बात साहब, मैं आपसे एक सवाल, थोड़ा सा सीधे सीधे नहीं जुड़ा है पर बहुत महत्वपूर्ण है। दो जुड़े हुए सवाल हैं। एक तो, एक ऐसा दिन चुना गया जिस दिन अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस बिल्कुल, हिंदुस्तान में थे और बिल्कुल। बातचीत चल रही थी। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रियाद में गए हुए थे, सऊदी अरेबिया में। वहां जी, पर डिप्लोमेटिक और तिजारत की बात करने गए हुए थे। जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो भी हिंदुस्तान में नहीं थे। तो इन सब में कहीं कोई जुड़ाव देखते हैं क्या, कि खास करके इस दिन को चुना गया? देखिए, जरूरी ये 5 लोग जो ऑपरेशनल थे वो उन्होंने तो नहीं चुना होगा, कहीं पीछे से कोई बात और हो रही हो। इस तरह की वारदात, ये तो साहब ये क्लियर है कि सुनियोजित ढंग से होती है। पहले रेकी की गई थी, वो तो बात आ ही रही है अभी तक, जो प्रथम दृष्टया जो समय प्रमाण तथ्य जुटाए गए हैं उसमें बात तो आई है कि रेकी की गई थी। लेकिन रेकी तो एक बहुत बाद की चीज है, पहले से इसकी प्लानिंग थी। प्लानिंग भी और कोई ये नहीं था कि वो यकदम प्लानिंग हुई, उसकी प्लानिंग काफी टाइम समय से थी। क्योंकि आपने जो बात की कि यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर थे, तो वो उनका पहले से आने का था ही। और अभी जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, उस ये तमाम तरीके के बिंदुओं को गौर रखते हुए इसको दिन चुना गया और टारगेट किया गया। और एक पूरी दुनिया में संदेश देने के लिए कि, क्योंकि अगर वारदात तो पहले भी हुई है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। जब अमेरिका G20 के दौरान आपने देखा होगा कि पूरे देश में काफी सुरक्षा के लिहाज से एजेंसी काफी चौकन्ना थी। लेकिन इस दौरान में जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर थे और ये घटना हो गई, उस दौरान में ऐसी चूक कहीं ना कहीं जो दुश्मन देश है उसने अपनी तैयारी में, जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने अपनी तैयारी में पूरी चौकन्ना पर बरता, लेकिन हमारी एजेंसी कहीं ना कहीं चूक हुई है। नहीं, बेशक एजेंसीज की चूक हुई है, खास करके हमारी जो खुफिया
सूचनाएं हैं वो सही ढंग से नहीं आई है। और सीधी सी चीज है, कुल 5 लोग आते हैं और वो एक इलाके में रहते हैं, वहां से जंगलों से होते हुए वहां पहुंचते हैं और उनको पता है यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं होता, कोई डर नहीं है। और आते हैं, एक एक करके अपने टारगेट को चुनते हैं और मारते हैं, खत्म कर देते हैं। इसको कहीं कहीं क्या, अगर मैं एक दूसरे तरह से पूछूं कि ये क्या, कहीं जिस तरह की एक मजहब की सियासत चल रही है पूरे मुल्क में, ये क्या उसको काउंटर करने की कोशिश थी या उसको आगे बढ़ाने की कोशिश थी? ये उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि बांग्लादेश में जो पड़ोसी देश में जो हुआ है पिछले दिनों में, वो आप सबके दुनिया के सामने है। लेकिन साथ ही बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, ये उसी कड़ी में आगे बढ़ाने का एक, और जो एक वक्फ बोर्ड को लेके पूरे देश के अंदर विरोध पैदा हो रहा है, जो वक्फ बोर्ड को लेके जो नए संशोधन आ रहे हैं, जिसके जो एक विशेष समुदाय के अंदर उसका विरोध है, उस बात को, और एक अपना विरोध व्यक्त करने का, एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का, एक सरकार को टारगेट करने का, एक देश भारत में जो आज जो सरकार चल रही है, जिसको आम लोग जो विरोधी भी है भगवा सरकार बोलते हैं, केसरिया सरकार बोलते हैं, उनको टारगेट करने का ये, जो आपने पहले ही कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ नहीं थे उस समय, और यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर थे उस दौरान में चुना गया, ये उसी कड़ी का, उस कड़ी में रोते हुए एक संदेश देने का एक प्रयास हुआ है। नहीं, बेशक आपका कहना सही है। यार, आपने और, मुर्शिदाबाद का जिक्र किया। इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि जो अभी तक पर्यटक कश्मीर की बड़े लंबे समय के बाद सहज वातावरण में आया था, वो अब एक बार फिर हटेगा वहां से, क्योंकि इस घटना को, इस घटना की तस्वीरों को लोग विचलित हैं इससे। जो घटनाक्रम सामने आया है, जो वीडियो सामने आई, जो फुटेज फोटो सामने आए हैं, और जो मीडिया रिपोर्ट है, उससे एक आमजन बहुत विचलित है। इससे कश्मीर के पर्यटन को बहुत बड़ी क्षति होगी, और इस क्षति का जो मार पड़ेगी वो एक आम कश्मीरी पर पड़ेगी, कारोबारी पर पड़ेगी, कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। और नहीं, अब, बेशक। जी, नहीं, आपने मुर्शिदाबाद का जिक्र किया, पर मुर्शिदाबाद के कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जिसमें ये भी आया है कि वहां पर जो है कुछ राजनीतिक दलें जो हैं, हिंदुस्तान की राजनीतिक दलें जो हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा लेते हुए एक हिंदुस्तान के ही दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया, उसकी भी कई खबरें जो हैं, वीडियो फुटेजेस उसके भी आए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, सियासत में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उन सारी चीजों को अगर हम देखें और जोड़ के देखें, और खास करके अगर कश्मीर की घाटी में जो चीज हो रही है, उसका तो मकसद बहुत साफ दिख रहा है कि कश्मीर जिस तरह से एक नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहा था, उसको कैसे रोका जाए। और ये रोकने की जो कोशिश है, उसमें ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि उनको ये कहा जा रहा है कि कश्मीर आओगे तो हम यहाँ हैं, और तुम नहीं आ पाओगे, अपनी जान लेकर भागो। और आज जिस तरह से स्पेशल फ्लाइट्स वहां से चल रही हैं, हालांकि एयरलाइंस के खिलाफ भी लोगों की शिकायत है कि उन्होंने भी किराए बहुत बढ़ा दिए हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि ये चीजें हिंदुस्तान में तो शायद इसकी प्लानिंग नहीं की होगी, हिंदुस्तान के बाहर ही प्लानिंग की गई होगी। और उसका कहीं ना कहीं जो एक इशारा मिलता है, जनरल पाकिस्तान के जनरल मुनीर जो है, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वहां, उन्होंने जिस तरह की चीजें कही, और जो कि बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान पर वहां पे रिबिलियन हो रहा है, और वहां जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी को परेशानी हो रही है और पाकिस्तान की सियासत को परेशानी हो रही है, उससे इसको कहीं को जोड़ के देखा जा रहा है कि अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तान असहज है तो हिंदुस्तान पर अटैक कर दो। हिंदुस्तान पर, और खास करके इस तरह से लो कॉस्ट वॉरफेयर पाकिस्तान बहुत जमाने से कर रहा है,
और उसका जो असर है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे भी दिखेगा, हिंदुस्तान की समाज पे भी दिखेगा, सियासत पे भी दिखेगा। और इस तरह से मुनीर ने जो बयान दिया है, कहीं उसका असर इसमें आप देख रहे हैं क्या? देखिए, सियासत आपकी जो मेन जो जो मुख्य रूप से आप इस बात को आप टारगेट कर रहे हैं, वो है कि सियासत इसमें किस तरह इन्वॉल्व है, और पड़ोसी देश, पड़ोसी हमारे जो देश है, वो इस तरह इस घटनाक्रम में कहां पर खड़ा है, और वो उसकी मंशा क्या है। देखिए, हमारे देश, चाहे सियासत हमारे देश की है, चाहे हमारे दुश्मन देश की है, चाहे दुनिया के किसी देश की, उनका कहीं ना कहीं इस तरह के घटनाक्रमों में उनकी भूमिका, आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि अगर आज बंगाल में कुछ घटनाक्रम हुए हैं तो वहां की सरकार उससे अछूती रही हो, उसके पास कोई इनपुट नहीं रहा होगा, तो उसकी उसे रोकने में विफलता और सफलता उस सरकार की मंशा और सोच पर डिपेंड करती है। अभी जो कश्मीर में जो घटनाक्रम हुआ, वहां की पुलिस की जो भूमिका है, वो वो उनकी सरकार की इच्छा शक्ति पर है, क्योंकि वहां पर एक पुलिस की वर्दी डालकर वहां पर आतंकवादी आते हैं और लगातार इतने लोग फायरिंग करके सुरक्षित निकल जाते हैं। फिर हमारे पड़ोसी देश में जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो देश जिसने बिना अभी कोई सबूत भी नहीं मांगे, उसने पहले से ही अपना एक पीछा छुड़वाने के लिए बोला कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये एक चोर नहीं, की पर दाढ़ी में। एक चीज आप उन्होंने जो कहा उसमें, वहां का जो टेररिस्ट फ्रंट है, हाँ जिसका लश्कर ए तैयबा के साथ जी ताल्लुकात है, बल्कि लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट है, जी, उसने कहा है कि ये सब हमने किया हुआ है, वो इसलिए ये उन्होंने नहीं कह जिम्मेवारी। सकते हैं कि, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं। और ये भी सबको पता है लश्कर ए तैयबा का साथ पाकिस्तान की सेना किस तरह से देती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप आज का जो फारूक अब्दुल्ला जी का जो बयान है, आप उसको आपने सुना होगा। उन्होंने किस अंदाज में ये बोला है कि रक्षा मंत्री जो चाहे वो कर सकते हैं, वो करें, लेकिन ना भूलें कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान के हौसलों को बुलंद करना चाह रहे हैं, या हमारी सैन्य शक्ति को, हमारे देश को हतोत्साहित करना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा ये हमारी इधर या उधर जो एक संकीर्ण मानसिकता वाली जो सियासत है, ये उसका प्रमाण है। ये अभी और इस तरह की घटनाओं पिछले वर्षों में जो जम्मू कश्मीर के हालात में जो सुधार हुआ था, उसको एक जो ये चाह रहे थे, जिनकी मंशा खराब थी, अलगाववादी शक्तियां थी, उन उनके हौसले इस घटना के बाद बुलंद होंगे, और उन्हें कैसे सरकार निपटेगी, ये अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। नहीं, बेशक वो चुनौती है, पर इसके साथ एक चीज और जो है, जो हमें देखने की जरूरत है, कि पाकिस्तान के पास हथियार है तो हमारे पास भी हथियार है। वो उस बारे में बात करना मेरे ख्याल में बेमानी है। पर यह जरूर है कि जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, हमला अचानक करना नहीं, भी ये तो इतना एक आम जन आसान का नहीं है। हमेशा, आप अब का नहीं है तो देखिए, आप तो काफी सीनियर, आप तो वर्षों से देखते आए, जब भी घटना होती है, आम जन तो ये कहता है, कर देना चाहिए हमला। उनको उसके परिणाम का अंदाजा नहीं होता कि युद्ध कभी भी किसी के भी हित में नहीं होता, ना इधर के ना उधर के, किसी पक्ष में। दो युद्ध हमें जब भी होगा वो दो पक्षों में होता है, या जो अलग अलग धड़े पर इसके साथ टूट एक पड़े। सवाल है। सवाल जी यह है कि पाकिस्तान अपने इरादों से पीछे नहीं हट रहा है। पाकिस्तान अपने पुराने लो कॉस्ट वॉरफेयर की टेक्निक को फिर से अपना रहा है। कुछ दिनों पहले सुगबुगाहट थी। आमतौर पे सुगबुगाहट किसी ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं होती है, नॉर्मली कई बार हो जाती है, तो सोशल मीडिया से भी हो जाती है, कि हिंदुस्तान पीओके पर कुछ करने वाला है। खैर वो हुआ नहीं, और करना भी इतना, जो वहाँ का टेरेन है और बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई है, आसान नहीं है। पर एक चीज जो हमें सोचना चाहिए, कल का दिन वाकई जो था बहुत बुरा था। सदमा जो है हिंदुस्तान को तो लगा ही है, कश्मीर को बहुत ज्यादा लगी है, हिंदुस्तान के सारे लोगों को लगी है। और पूरे वर्ल्ड के जो एक सिनारियो है, उसमें भी एक बड़ा जबरदस्त मैसेज गया कि ये ऐसी चीजें हो रही हैं।
अब सवाल है इसके आगे हमें जाना है, इसके आगे हमें सॉल्यूशंस चाहिए। तो सॉल्यूशंस के लिए जो है ये जरूर है कि लोकल पुलिसिंग का इंफॉर्मेशन सिस्टम या तो सही नहीं था, या सही सुना भी होगा तो नहीं वो कई था। बार इग्नोर कर देते हैं। पर हमें उसके आगे जाना होगा कि हमें इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन जो है, चाहे बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, लोकल पुलिस हो, आर्मी हो, इन सब के जरिए करना है। और जब तक हम ये चीजें करेंगे नहीं सही ढंग से, तब तक जो हम एक सही नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें लड़ना भी है तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज तो पहले सही करनी होगी। सरकार साहब, ऐसा है कि आपको याद होगा कि कुछ एक दशक पहले करीब एक स्कूल पर हमला हुआ था, विस्फोट हुआ था पाकिस्तान में। भारत में भी लोगों के आंसू निकल आए थे उस घटनाक्रम को देख के, कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ। दुनिया में कभी भी मानवता के ऊपर जब भी अटैक हुआ है, एक निर्दोष के ऊपर हमला हुआ है, तो आंसू एक इंसान के निकलते ही हैं, ये स्वाभाविक है। अभी जो आंसू निकल रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों के निकले हैं कि जो उससे डायरेक्ट जुड़ा है या एकदम जिसको पीड़ा हुई। लेकिन जो अगले दिनों में आंसू कश्मीर में वहां की अर्थव्यवस्था के कारण निकलेंगे, वो बहुत चिंताजनक होगा। ये वहां की जनता को सोचना होगा, जो वहां का आम नागरिक है, कारोबारी है, जो जो इस तरह की शक्तियां जो है कि बिना अंदर के अंदरूनी सहयोग के कोई भी वारदात इस इतने आसानी से नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं अंदर से उन्हें सहयोग है। और जो इनपुट पुलिस तक पहुंचता है या पहुंचेगा तो सही समय पर आगे नहीं बढ़ेगा, वो एक बड़ा खतरे का विषय है। अभी भारत सरकार को एक अपना सीधे तौर पे इस घटना के बाद अपना एक फैसला दिखाना होगा, अपना स्टैंड दिखाना होगा, जिससे कि आम जन को ये नजर आए, दुनिया को, देश को, कि भारत सरकार अभी हर स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो कश्मीर है या देश के किसी भी हिस्से में है, पूर्ण रूप से मजबूती के साथ खड़ी है। दूसरा, जो वहां की सरकार है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के जो पिता हैं फारूक अब्दुल्ला, जो उनका आज का बयान है, उनसे हमें ज्यादा अभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार वहां की जनता को किस तरह अपने सहयोग में लेकर, उनका विश्वास जीतकर और उनको उनका सहयोग प्राप्त करके इस तरह की परिस्थिति से निपटेगी, ये अगले दिनों के लिए एक बड़ा वो होगा। नहीं, बेशक आपका कहना सही है। पर एक चीज जो है मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों में जो हम अगला कदम उठाएं, उसमें कश्मीर के जो लोग हैं उनको शामिल करने की जरूरत है, चाहे कश्मीर का जो बिल्कुल। सरकार है, चाहे विपक्ष है। और ये कश्मीर के आम लोगों को जोड़ने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा सिस्टम नॉन पॉलिटिकल बनाना चाहिए, ऑल पॉलिटिकल बनाना चाहिए, जो गांव और शहरों में जो है एक डिफेंस फोर्स की तरह काम करे। सिविल डिफेंस के तहत करिए चाहे जैसे भी करिए, क्योंकि जब तक वो चीजें हम नहीं करेंगे, अब गांवों और शहरों को पुख्ता नहीं करेंगे, तब तक जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वो गांव और शहरों से ही हो रही और जंगलों से हो रही है। तो ये सारी जगहों पे जो है मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन का जो एक लिंकेज है वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए, जिससे कि कहीं भी कोई सुगबुगाहट हो रही है, कोई बाहर से आने की अगर हिम्मत कर रहा है, तो वो खबर हमें मिल जाए। इसके बिल्कुल। साथ एक चीज और जुड़ा हुआ बताऊंगा। जी जी। हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज वो भी कई बार कोई वारदात हो जाता है उसके बाद बड़े सचेत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी भी 60 आतंकवादी वहां घूम रहे हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, अगर आपको मालूम है कि 60 घूम रहे हैं तो आप हम्म, उनको घूमने क्यों दे रहे हैं? क्यों दे तो रहे मैं समझता इस तरह की पोस्चरिंग से भी कोई फायदा नहीं होता है। और केंद्र सरकार को देखिए, केंद्र सरकार को एक पुख्ता व्यवस्था जो बनानी है, और वो राज्यों के लोकल व्यवस्था के अलावा वो हाथ नहीं बन सकती है, कहीं भी नहीं होती है। तो उसको बनाने की बहुत जबरदस्त जरूरत है, जहां कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट जरूर हुआ है जिसके वजह से ये वाकया हुआ। तो उसके लिए जो सवाल है कि क्या वो आर्मी की स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि आर्मी वैसे कई बार ये चीजें करती रहती है। बहुत सी जगह हमने देखा है कि बॉर्डर एरियाज में वो आम लोगों के साथ मिलकर एक पूरी व्यवस्था बनाती है। यहाँ पर
वो व्यवस्था दिखी नहीं, और इनको कैसे कायम किया जाए, इसके लिए एक निश्चित रूप से बड़े चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि जो मैंने जितना भी आप कह दीजिए, बड़े बड़े बयान भले ही दे लीजिए, पर जब तक स्थानीय स्तर पर हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम जो है उस पुख्ते व्यवस्था को नहीं बना सकते। और इसकी जरूरत इसलिए भी है, जो आप बार बार कह रहे थे, कि वहां की जो पर्यटन की जो पूरी बिजनेस है, सैलानियों के जैसे जाते हैं, उसके हम कश्मीर फलता फूलता है, वो खत्म हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा में लोग नहीं जाएंगे, तो उससे और नुकसान होगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में जाने वाले सारे वहां के लोकल के लोग ही सारी व्यवस्था करते हैं। तो इन चीजों को सही करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ये मैंने आपको बीच में अभी बताया था कि बातचीत में कि पंजाब का एक जो आतंकवाद से निपटने का जो मॉडल है, जो एक समय में अपनाया गया था। आपको याद होगा कि उस समय आम जन ने पुलिस को सहयोग, पुलिस प्रशासन और सरकार को, शासन प्रशासन को जो सहयोग किया, उसके कारण आतंकवाद से निपटने में मदद मिली। क्योंकि एक समय ऐसा भी देखा गया था कि जब उन्हें बंदूक के दम पे आम जन को आतंकियों का, आतंकवादी संगठनों का सहयोग करना पड़ रहा था। कुछ लोग इच्छा से भी कर रहे थे, लेकिन वो दौर भी आया जब एक आम जन को यह पता लग एहसास हो चुका था इस बात का कि किसी भी सूरत में यदि आतंकवाद पनपेगा, चाहे वह गोली से मरेंगे या फिर अपनी अर्थव्यवस्था टूटने से मरेंगे, रोजगार की वजह से मरेंगे, उनका मरना तय है। तो उन्होंने आखिर में एक ही चीज को चुना। उन्होंने आतंकवाद को निपटाने में जो सरकार प्रयास कर रही थी, उनका पूरा सहयोग दिया। उन्हें उनके सहयोग से आतंकवाद का सफाया हुआ। 90 के दशक की शुरुआत में आपको याद होगा 92 तक लगभग आतंकवाद का सफाया हो चुका था। आज तक पंजाब में आतंकवाद उस तरह से सिर उठाने में सफल नहीं हो सका जो एक समय में था। अब लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है, वो कश्मीर में जो वो कुछ ज्यादा इससे अलग नहीं है। वो लगभग वैसी ही है कि अंदर से उन्हें सहयोग है। अभी तक उन्हें लग रहा था कि जो जो आतंकवादी है वो कुछ कुछ खास टारगेट कर रहे थे, लेकिन पर्यटकों पे उनकी गोली नहीं चल। पर्यटक आप जो हमला हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट पे जो हमले के जो घटनाक्रम है वो अभी 1995 से लेकर 2025 तक वो बहुत कम मिले हैं। आपने मीडिया रिपोर्ट में देखा होगा, सारे घटनाक्रम की तारीख वाइज आ रहा है उनका। आज जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो कल कल घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद मैंने आपको पहले कि पर्यटन की दृष्टि से जम्मू कश्मीर सरकार को, वहां के आम जन को, वहां के कारोबारियों को बहुत बड़ी क्षति का सामना। और ये क्षति कोई, आप ये इसकी कोई तारीख नहीं तय कर सकते कि ये क्षति कब तक रहेगी। इसके लिए वहां के जनता को, सरकार का, केंद्र सरकार का, वहां की राज्य सरकार का सहयोग करना पड़ेगा, वरना ये स्थिति विचित्र हो। और सिर्फ तीर्थ यात्री नहीं, जो देश दुनिया से वहां कश्मीर पहुंचते थे, होटल इंडस्ट्री वहां की जो भी जो वहां से जुड़ा है, चाहे वहां का ड्राई फ्रूट का है, चाहे फ्रूट का है, सब कारोबार चरमराएगा। यह वहां का हैंडलूम है। बेशक आपने सही कहा कि ये सारी चीजें जो हैं, एक इंटीग्रेटेड सोच के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीजें आज जिस तरह से चल रही हैं, वो शायद सिर्फ कश्मीर से ही जुड़ाव ना हो, उसका बांग्लादेश से भी जुड़ाव हो। पाकिस्तान का जिस तरह से वहां पे इंटरफेरेंस हमें दिख रहा है, तो हमको एक व्यापक सोच के साथ एक व्यापक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और उसके साथ ही कश्मीर की सुरक्षा ही नहीं, कश्मीर की सुरक्षा भारत की सुरक्षा भी है। और कश्मीर अगर पनपेगा तो भारत भी पनपेगा। ये सारी सोच के साथ हमें जो है एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कमांड, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन कमांड हमें बनानी पड़ेगी, और उसके साथ ही जो है देश और कश्मीर की तरक्की होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।